बच्चों कल आपने पढ़ा विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, किस पे पढ़ा बच्चों? अपने अक्ष पर। अक्ष पर क्या पढ़ा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। और आज हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर। किस पे पढ़ेंगे? उसकी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके लिए क्या कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले अपने पास में क्या होना चाहिए बच्चों? अपने पास में होना चाहिए एक विद्युत द्विध्रुव। अपने पास में क्या होना चाहिए? विद्युत द्विध्रुव होना चाहिए। तो चलो हम सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। और ये माइनस क्यू आवेश है और एक ये प्लस क्यू आवेश है, और दोनों एक दूसरे से क्या है बच्चों? अल्प दूरी स्मॉल डी पर रखे हुए हैं। समझ में आ रहा है बच्चों क्या है? एक माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू चार्ज है, और एक प्लस क्यू चार्ज है, और दोनों कहां पर रखे हुए हैं? एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर। बच्चों ये जो है, ये वाली लाइन है माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश को मिलाने वाली जो रेखा है, लाइन है, वो इसकी अक्ष कहलाती है। ठीक है, अब आज हम याद करना चाहते हैं निरक्ष पे। तो इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन, ये इसका बीच का पॉइंट हो गया बच्चों, और एक परपेंडिकुलर लाइन हम खींच देंगे, बिल्कुल लंबवत रेखा। इस प्रकार से एक लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर लाइन जो इसकी अक्ष के परपेंडिकुलर है, इसको अपन कहेंगे बच्चों निरक्ष। ठीक है, निरक्ष वाली रेखा कौन सी होगी बच्चों? जैसे ये अपनी अक्ष है और इस अक्ष के ये परपेंडिकुलर, इस प्रकार से देखो आप, इस प्रकार से। ठीक है, ये तो हो गई अक्ष, और इसके परपेंडिकुलर अपन ऐसी लाइन खींच देंगे, लंबवत रेखा खींच देंगे, तो ये क्या कहलाएगी? निरक्ष वाली रेखा कहलाएगी। इसका कोई पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की गणना अपन को करनी है। देखो बच्चों, कल भी मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कैसे करते हैं इस प्रकार के सवालों में। किसी एक आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। इसी प्रकार से इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल लेंगे, और फिर इन दोनों जो मान आएंगे उन मानों को अपन क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे बच्चों। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करने पर अपने पास में क्या आ जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले देखो बच्चों, अपन क्या करते हैं? इस प्लस क्यू आवेश के कारण अपन निकालते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ई कितना हो जाएगा बच्चों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? यहाँ पे ई हो जाएगी बच्चों के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों देखो ये आर स्क्वायर क्या है? कल भी मैंने बताया था कि आर स्क्वायर जो अपन कूलाम के नियम में पढ़ते थे, दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, ये दो चार्ज है, इन दोनों के बीच की दूरी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर तो देखो माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल डी। लेकिन अपन को इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये जो नीचे वाली दूरी आर स्क्वायर आएगी, वो इन दोनों के बीच की दूरी ही आएगी बच्चों। तो कैसे, ये कैसे इसको इससे मिला दो, ये इसकी बीच की दूरी आ गई बच्चों। अब अपन को ये वाली दूरी सबसे पहले निकालनी है। देखो क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसका मिड पॉइंट है, ये कितनी हो जाएगी? dy/2। ये भी कितनी हो जाएगी बच्चों? dy/2। समझ में आ रहा है? इसको अपन मान लेते हैं स्मॉल r। ठीक है, ये O पॉइंट मान लिया। ये जो लाइन है निरक्ष की, इसके यहां बिंदु P रखा हुआ है, तो यहां O से लेकर P तक की मैंने दूरी कितनी मानी? स्मॉल r। देखो बच्चों, अब मेरे को ये प्लस क्यू से लेकर ये P तक की दूरी अपन को ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो बच्चों, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, और इसके अंदर ये वाला एंगल थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? देखो बच्चों, ये क्या हो जाएगा? कर्ण अपन को ज्ञात करना है, तो अपन जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर तो अपन को ज्ञात करना है बच्चों, और लंब स्क्वायर क्या है? ये आर स्क्वायर जाएगा, और आधार का क्या? dy/2 का स्क्वायर। तो बच्चों क्या बन के आ जाएगा? ये आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4, और यहां से कर्ण निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? अंडर रूट।
ठीक है बच्चों, ये अपने पास में क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाली अपने पास में डिस्टेंस आएगी, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है बच्चों, ये पूरी की पूरी राशि जो है वो किसमें है, अंडर रूट के अंदर। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर आना चाहिए ना, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4। अब बच्चों यहाँ पे अंडर रूट है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है, तो स्क्वायर यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से इसको तो मैंने कह दिया बच्चों E1 कह दिया। ठीक है, इसी प्रकार से निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E2। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण अपन विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको इससे मिला देते हैं। ये बच्चों मिला दिया अपन ने। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये एंगल भी इसमें कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम हो जाएंगे, थीटा। ठीक है, और इसमें भी यही फॉर्मूला लगा देंगे वापस। देखो ये अपने पास में आधार है, ये अपने पास में लंब है, तो कर्ण निकालना है, ऐसा कैसा वापस आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो यहां से मैं मान लिख देता हूं बच्चों के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पे अंडर रूट और उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां से देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से बच्चों एक रिजल्ट निकल के आ रहा है कि E1 इज इक्वल टू E2। मतलब माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के कारण इस निरक्ष पर कोई बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का जो मान है बच्चों, मैग्नीट्यूड है, E1 और E2 ये दोनों सेम आ रहे हैं। देखो बच्चों, के क्यू यहाँ पे भी है, के क्यू यहाँ पे भी है, आर स्क्वायर प्लस प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4, डी स्क्वायर अपॉन 4, मतलब दोनों सेम टू सेम आ रहे हैं। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु P पर डायरेक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे। देखो बच्चों, प्लस क्यू आवेश है, कैसा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, और प्लस क्यू आवेश के कारण मैंने कल बताया था विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है बच्चों कैसी होती है, बाहर की तरफ होती है। बच्चों क्या होती है बाहर की तरफ, प्लस विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस क्यू आवेश के कारण कहां होती है सर भैया, बाहर की ओर होती है। तो इस पर क्या लिख देंगे अपन, ऐसे बाहर की ओर इसकी डायरेक्शन बना देंगे बच्चों। ये इस प्रकार से मैंने बाहर की ओर इसकी डायरेक्शन बना दी। ठीक है, इस प्रकार से बाहर की ओर। अब इसी प्रकार से इस माइनस क्यू आवेश के कारण भी इसकी डायरेक्शन बताएंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण बच्चों मैंने कल बताया था विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन कैसी होती है, अंदर की ओर होती है। तो यहाँ पे माइनस क्यू है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी बच्चों, ये ऐसे अंदर की ओर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, इसके कारण जो उत्पन्न हुआ था इसको तो मैंने कहा था E1, और इसके कारण जो उत्पन्न हुआ है माइनस क्यू के कारण, इसको अपन ने कह दिया E2। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, सिमेट्री से हम क्या करते हैं, इसको घटकों में विभाजित करते हैं। E1 और E2 को अपन क्या करेंगे बच्चों, घटकों में विभाजित करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले देखो इसका E1 का और E2 का जो रिजल्ट आएगा वो किधर आना चाहिए बच्चों, इधर। ठीक है, इधर ही कहीं आना चाहिए। तो देखो बच्चों, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा हो जाएगा। देखो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर क्रम में है, पैरेलल है। देखो ये वाली लाइन है, ठीक है, और ये वाली लाइन इन दोनों को काट रही है इस प्रकार से। देखो बच्चों, वापस देखो, इस प्रकार से काट रही है। अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये वाला एंगल भी बच्चों क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं बच्चों, E1 को सबसे पहले घटकों में विभाजित कर लेते हैं। बच्चों E1 को मैं घटकों में विभाजित करता हूं तो देखो बच्चों, जो भुजा थीटा के साथ होती है उसे अपन कोस थीटा कहते हैं। तो कितना आ जाएगा बच्चों, E1 कोस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से इसके ऊपर की तरफ मुख है, तो इसलिए अपन इसका दूसरा घटक ये बनाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, E1 साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से E2 नीचे की तरफ है। ठीक है, तो और इसकी डायरेक्शन इस साइड में है, तो एक घटक तो ये हो जाएगा अपने पास में इसका E2 कोस थीटा, और नीचे की तरफ आएगा इसका दूसरा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा E2 साइन थीटा।
कुछ समझ में आ रहा है बच्चों ये क्या लिखा है मैंने, कैसे घटकों में किया। जो भुजा थीटा एंगल के साथ होती है बच्चों उसे कोस थीटा से कहते हैं। जो हम घटक लेते हैं बच्चों वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। जो हम घटक लेते हैं बच्चों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, ऐसे लंबवत होने चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां से देखो क्या है, ये E1 sin थीटा और ये E2 sin थीटा एक दूसरे में बराबर है। देखो बच्चों ये वाले दो घटक हैं कौन कौन से, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। देखो इधर भी sin थीटा है इधर भी sin थीटा है, और ये E1 भी क्या है बराबर है, ये E2 भी क्या है बराबर है एक दूसरे के। यहां से देखो तो ये जो ऊपर और नीचे वाले जो घटक हैं मतलब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा के बच्चों ये जो घटक है वो क्या है बराबर है परिमाण में, लेकिन इनकी दिशा क्या है, एक की दिशा ऊपर की साइड में एक की दिशा नीचे की साइड में, इसलिए ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे बच्चों। समझ में आ रहा है, ये एक दूसरे को काट देंगे, इनका जो प्रभावी मान है वो निरस्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि देखो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये दोनों बराबर है, क्योंकि इधर sin थीटा है इधर sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा। ठीक है बच्चों, डायरेक्शन उल्टी है, और ये E1 क्या है E2 के बराबर है। ठीक है, जितना मान ऊपर की तरफ प्राप्त होगा उतना ही मान नीचे की ओर प्राप्त होगा, और चूंकि दोनों मान समान है और डायरेक्शन उल्टी है एक दूसरे के अलग अलग है, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। तो बच्चों को रिजल्ट अपने पास में जो बच के आएगा ये वाला बच के आएगा। ठीक है बच्चों, तो अपने पास में कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर कितनी हो जाएगी बच्चों, E बराबर हो जाएगी अपने पास में E1 कोस थीटा प्लस E1 कोस थीटा। ठीक है बच्चों, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2E1 कोस थीटा। ठीक है बच्चों, देखो ये अपने पास में एक रिजल्ट निकल के आया है, E इज इक्वल टू 2E1 कोस थीटा। यहां पे बच्चों ये E2 है और ये E1 इज इक्वल टू E2, ये E1 और ये E2 ये दोनों बराबर है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको भी यहां पे क्या लिख लिया था, E1। ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या लिख के निकल के आया, 2E1 कोस थीटा। अब बच्चों इस E1 का मान अगर अपन यहां से लिख देवे, ये देखो ये रहा E1 का मान, और कोस थीटा का मान इन ट्राइंगल से त्रिभुज से निकाल लेवे, यहां रख दे तो अपने पास में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। देखो बच्चों को निकालते हैं, यहां पे मैं निकालने की कोशिश करता हूं। देखो बच्चों E इज इक्वल टू 2, E1 का मान बच्चों कहां है, ये रहा KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है बच्चों, अब अपन को बच्चों कोस थीटा का मान निकालना है, तो कोस थीटा का मान देखो कैसे निकालेंगे बच्चों। कोस थीटा का मान किसी भी, या देखो अपने पास में दो ट्राइंगल है, एक तो ट्राइंगल ये है एक ट्राइंगल ये है, कोस थीटा का मान अपन निकाल लेंगे। देखो बच्चों क्या होता है, लाल बटे हुए कक्का होता है, मतलब आधार बटे हुए कारण होता है। तो देखो कोस थीटा अपन आधार, आधार क्या है बच्चों ये, ठीक है D/2, ये अपन ने D/2 तो ले लिया, और बच्चों क्या निकाला कर्ण, कर्ण ये रहा अपने पास में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है बच्चों, इसको अपन और थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, D/2 R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 1/2। ठीक है बच्चों, अब ये कोस थीटा का मान यहां रख दो बच्चों यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये अपने पास में D/2 R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 1/2। 2 से 2 बच्चों यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है बच्चों, ये E इज इक्वल टू KQD अपॉन, देखो बच्चों ये सेम टू सेम राशि है ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट में सेम टू सेम राशि है R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पे भी कितनी है, R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपॉन 4, और यहां पर घात कितनी है बच्चों, पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कितनी है 1/2 है। ये दोनों जो पावर है घात है वो क्या हो जाएगी, एड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो कैसे एड हो जाएंगे बच्चों, देखो R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपॉन 4, ये 1 प्लस 1/2, तो कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू KQD अपॉन R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपॉन 4
की पावर 3/2। ठीक है बच्चों, एक रिजल्ट तो अपने पास में ये निकल के आ गया किसका, निरक्ष का। इसको भी बच्चों अपन थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं। और मॉडिफाई करने के लिए देखो क्या करेंगे बच्चों, ये जो बच्चों जो ये डी है, ये जो आर है डी की कंपैरिजन में बहुत छोटा है। ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे बच्चों, ये जो डी है इस लेस देन आर। ठीक है, ये जो डी है आर की कंपैरिजन में अपने पास में क्या है, बहुत छोटा है। ठीक है, बहुत पास में है, मतलब ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू जो आवेश है एक दूसरे के बच्चों बहुत पास में है। ठीक है, इसलिए इस डी वाली जो राशि है डी की पावर 4 सॉरी डी स्क्वायर अपॉन 4 को नगण्य मानकर छोड़ने पर, इसको नगण्य मान के छोड़ देंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, ई निरक्ष में अपने पास में आ जाएगा। देखो बच्चों, इसको यहाँ पे पी भी मान सकते हैं, अभी आगे सोल्व कर देते हैं। के क्यू डी अपॉन कितना आ जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर की पावर 3/2। बच्चों ये स्क्वायर से कट जाएगा तो अपने पास में कितना आ जाएगा, के क्यू डी अपॉन आर की पावर 3। समझ में आ रहा है बच्चों। और यहां से बच्चों इसको अपन क्या मान सकते हैं, पी द्विध्रुव आघूर्ण इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू। ये अपने पास में बच्चों एक नया रिजल्ट निकल के आ गया है निरक्ष पर। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों इसको वापस समझो। ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, इन दोनों को मिलाने वाली ये जो रेखा है वो अक्ष है। इस अक्ष पर ये बच्चों ये जो बिंदु है, इस बिंदु P को इससे क्या करेंगे, अक्ष से मिला देंगे तो ये जो रेखा कहलाएगी बच्चों, ये क्या कहलाएगी, इसके निरक्ष कहलाएगी। इस निरक्ष पर इस बिंदु P पर अपन को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों मैंने बताया था कि अलग अलग आवेशों के कारण, इस आवेश के कारण या फिर इस आवेश के कारण, दोनों के कारण अलग अलग यहां पर मान निकाल लेंगे और इन मानों को क्या कर देंगे बच्चों, जोड़ देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, अपने पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन बच्चों अपने पास में यहाँ पे क्या निकल के आया कि E1 बराबर E2। ठीक है, मतलब ये दोनों ही बराबर हो गए। अब ये दोनों बराबर हो गए तो हमने क्या किया, इनकी डायरेक्शन इंडिकेशन की। डायरेक्शन कैसे इंडिकेट की बच्चों, प्लस के लिए बाहर की तरफ निकाला अपन ने और माइनस के लिए अंदर की तरफ। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, इनको यहाँ पे घटकों में विभाजित किया। घटकों में जब हमने विभाजित किया बच्चों तो हमने क्या देखा कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा के जो घटक हैं परिमाण में बराबर और दिशा में एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, जिसके कारण बच्चों ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे बच्चों, ये निरस्त कर देते हैं। देखो ये वाला जो मान है बच्चों, ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देता है, इसलिए इसको इस गणना में हमने शामिल नहीं किया। देखो बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया कि इनकी डायरेक्शन मेंशन करके ये दोनों परिमाण जो आए, ये दोनों बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं, इसके कारण ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब ये दो E1 cos थीटा E2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में है बच्चों, किस कौन सी डायरेक्शन में है, एक ही दिशा के अंदर है, इसलिए प्रभाव क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो अपने पास में आ गया E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, इन दोनों को अपन ने जोड़ा, यहां से E2 को अपन ने क्या लिख लिया, E1। ठीक है, क्योंकि E1 इज इक्वल टू क्या है, E2 है। तो बच्चों यहां से क्या निकल के आ जाए, E इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा। देखो बच्चों यहां से cos थीटा की वैल्यू अपन ने निकाल ली, कैसे निकाली, पाइथागोरस प्रमेय लगा के। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद में क्या किया अपन ने, यहाँ E1 का मान रख दिया और cos थीटा का मान रख दिया और इसको सोल्व कर लिया। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1/2 था, इसको अपन ने ऐड कर लिया, 3/2 आ गया। ठीक है बच्चों, फिर हमने क्या माना कि जो D की वैल्यू थी, मतलब ये जो द्विध्रुव है एक दूसरे के बहुत पास स्थित है। क्या बच्चों, ये जो द्विध्रुव है एक दूसरे के क्या है बच्चों, बहुत पास स्थित है, मतलब D इज लेस देन स्मॉल r, इसलिए D स्क्वायर बच्चों, ये जो D स्क्वायर है ये और भी छोटी राशि हो जाएगी। ये जो D स्क्वायर अपॉन 4 जो है वो और भी छोटी राशि हो जाएगी, इसलिए इस राशि को हम क्या करते हैं, नगण्य मानकर छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत छोटी राशि होगी। अब क्या करते हैं, देखो बच्चों ये 3/2 आया, 2 से 2 कट गया, Q2 को अपन ने लिख लिया P द्विध्रुव
आघूर्ण। अब बच्चों इसके अंदर हम इसकी डायरेक्शन मेंशन करते हैं, जो कि देखो अक्ष पर जो रिजल्ट आया था बच्चों माइनस से प्लस आया था, इसकी डायरेक्शन, ठीक है। और यहां पर बच्चों कैसी आ रही है, देखो इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में, मतलब प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की तरफ। इसकी दिशा बताएंगे बच्चों, दिशा कैसी है, माइनस क्यू, यहां से प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश से, देखो ये प्लस क्यू आवेश, देखो डायरेक्शन कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है बच्चों, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये कौन, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, प्लस क्यू आवेश से, ऐसे प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की तरफ, प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की तरफ। बच्चों कल अपन ने एक रिजल्ट निकाला था, ई अक्ष पर निकाला था 2 kPa अपॉन RQ, और आज अपन ने क्या निकाला बच्चों, ये निरक्ष का निकाला, ठीक है। आप इसे देख लो अच्छे से और नोट कर लो, ठीक है बच्चों, थैंक यू।